वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और इस वक्त जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ, हरफन मौला है और जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया एक मकसद के साथ, और जो फैमिली बैकग्राउंड था वहाँ पर एजुकेशन बड़ी इम्पॉर्टेंट थी, उसी को उन्होंने अपनी ढाल बनाई और आगे चले। और ना सिर्फ उर्दू में बल्कि इंग्लिश के अंदर भी उन्होंने बहुत काम किया है और वो एज़ अ राइटर हम सब में जाने जाते हैं, एक बड़ा नाम है हमारे बीच। और आज मुझे बड़ा अच्छा एक मौका मिला है कि मैं उनसे कुछ उनके एक्सपीरियंसेस के हवाले से और उनकी जो ये सफ़र गुजरा है उसके हवाले से वो बातचीत कर सकूं और आप लोगों के सामने वो वाली पहलू लेकर आऊं जो शायद आप इनके बारे में नहीं जानते होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं नवीद अमान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लेकर आए एंड आई एम फीलिंग सो ऑनर्ड कि आज मैं आपके साथ यहाँ पे बैठकर आपसे बात करूँगी। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक इंसान अगर समझता है कि वो राइटिंग कर सकता है तो वो किस वजह से समझता है, और आपने ये राइटिंग करना कब से इसका आगाज़ किया और क्यों किया? इनफैक्ट समरा हर शख्स अपने इनर सेल्फ के इजहार का पैराया इख्तियार करता है, सही। उसका फैसला करता है या उसकी तरफ उसका मिलान हो जाता है। कोई मौसीकी की तरफ चला जाता है, कोई पेंटिंग की तरफ चला जाता है, और अगर कोई बहुत ज़्यादा थॉटफुल हो तो वो फिर अल्फाज में अपने पैराए को, अपने मन को, अपनी फीलिंग्स को, अपने ऑब्जर्वेशन को उसका इजहार करता है। तो मैं कुदरती तौर पर जो कुछ फील करता था, जो ऑब्जर्व करता था, मैं शुरू से कीन ऑब्जर्वर था। तो फिर मैंने उसको सोचा कि मैं ज़्यादा थॉटफुल था, तन्हाई में भी कुछ चीज़ें सोचना, तो फिर उसको लिखने की तरफ चला गया। ये जो तबीयत का मिलान है वो बचपन से इस तरफ ले आया मुझे। सही। अच्छा, ये बात हकीकत है कि जब जो राइटर बनता है वो वाकई ऐसा होता है कि जब भी उसकी ज़िंदगी में कोई चीज़ गुजरी हो या उसने कुछ देखा हो, वो चाहता है कि वो सारी चीज़ें वो बयान अपने लिखाई के ज़रिए कर दे और लिख कर एक महफूज जगह रख दे कि उसको पता हो कि ये एक्सपीरियंस हो चुका है उसके साथ या उसने ऐसा कुछ देखा है। वो फिर एक सफ़र का आगाज़ होता है। असल में जो लिखना है ये एक बहुत ही कंक्रीट वर्क होता है। ये इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, ये आपको ज़्यादा मुद्दत तक जिंदा रखता है। बिल्कुल, बेशक। तो मैंने अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए लिखने का शोबा इख्तियार किया। सही। ताकि मेरा लिखा हुआ ज़्यादा देर महफूज रहे, वो लाइब्रेरीज में रहे, वो बुक शेल्फ्स में रहे, लोगों के टेबल पे रहे, लोगों के हाथों में रहे। सही। सबसे पहले कब आपने लिखा, कुछ याद है आपको? क्लास 5 और 6। हाँ, इतनी छोटी सी एज में। तो तब से चूंकि पढ़ने की तरफ रुझान ज़्यादा था, और फिर चूंकि मेरी अम्मी को और अब्बू को बड़ा शौक था कि उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें और इंग्लिश की तालीम हासिल करें, क्योंकि मेरे पेरेंट्स खुद पढ़े लिखे थे। बिल्कुल। तो बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा। तो उन्हें इस बात का एहसास था कि हमारे बच्चों में उनकी ग्रूमिंग बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश में ख़ास तौर पे हो, क्योंकि हमारे मुआशरे में ये एक प्रॉब्लम है कि इंग्लिश को सेकेंडरी हैसियत दी जाती थी जब हमने एजुकेशन हासिल की। सही, जबकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और मैं समझता हूँ कि इंग्लिश के बगैर दुनिया में आगे बढ़ना मुहाल है। एग्जैक्टली, क्योंकि हर जगह आपकी डिमांड ही यही होती है कि अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट हैं तभी आप आगे प्रमोट भी हो जाते हैं, लोग आपको पूछते भी हैं। ये एक इशू है सबसे ज़्यादा बड़ा। तो अच्छा, यही एक ख़ास वजह थी जिसकी वजह से आपने उर्दू में लिखते लिखते आप इंग्लिश की तरफ आए और फिर आपने जो अपनी लिखाई थी वो इंग्लिश की तरफ प्रॉपर कर ली? उर्दू से मैं इंग्लिश में स्विच कर गया। मैंने महसूस किया कि मैं इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। अच्छा। और इंग्लिश में लिखने लगा तो फिर मिलान इंग्लिश में फ्लो ज़्यादा बेहतर हो गया मेरा। सही सही सही। इंग्लिश की कंपोजिशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप ग्रामेटिकली साउंड हों तो आप बहुत अच्छा सा कंपोज करने लगते हैं। बिल्कुल। मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान में इंग्लिश लिखने वाले अहबाब बहुत कम हैं। बहुत कम है, जाहिर। और फिर अखबार में लिखने वाले और भी कम हैं। और उनमें से ज़्यादा अच्छे तरीके से दिल जमाई से पढ़े जाने वाले और भी कम हैं। तो मैं इस हवाले से अपने आप को ब्लेस समझता हूँ कि मैं उन चंद अच्छा लिखने वालों में शुमार किया जाता हूँ। बेशक। तो एक दफ़ा मुशाहिद हुसैन साहब ने एक ख़ास तकरीब में कहा कि मुझे खुशी है कि नवीद अच्छी इंग्लिश लिखता है और उसकी इंग्लिश
अच्छे लेवल पे पढ़ी भी जाती है। सही सही, ये तो बड़ा एक क्रेडिट है एक तरह का कि इस तरह के बड़े लोग आपको ये बात बोले तो एक इनकरेजमेंट होती है और मोटिवेशन बढ़ जाती है आपकी। अच्छा, आपने काफ़ी हद तक तराजुम भी किए हैं, मुख्तलिफ ज़बानों को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो ये जहन में क्यों आया कि एक तो आप लिख ही रहे थे, फिर आपने ट्रांसलेशन की तरफ जब आए तो क्या सोच कर, कुछ हुआ था या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा, दूसरे ममालिक के ख़ास तौर पे अगर आप ईरान चले जाएं तो पर्शियन में बहुत सारा रिच लिटरेचर मौजूद है, स्पेनिश पे है, फ्रेंच में है, जर्मन में है, तो उन ज़ुबान, रशियन में है, तो उन ज़ुबानों को हमारे मुल्क में लाने के लिए, हमारे मुल्क के उन पढ़े लिखे लोगों के तक पहुंचाने के लिए जो इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, बिल्कुल, उन तक फिर मैंने सोचा कि उन चीज़ों को पाकिस्तान में लाया जाए ताकि वो पाकिस्तान के उन पढ़े लिखे लोगों तक उस लिटरेचर तक रसाई हो और वो उसको जान सकें, उन तक वो जो उनकी जो गहराई है उन ममालिक के लिटरेचर में उस पे उतर सकें, पता चले कि दुनिया के स्कॉलर्स ने दुनिया में क्या काम किया है। एग्जैक्टली, और वही एक्सप्लोर करने वाली बात है कि सिर्फ एक आप महदूद एक अपनी जगह पर नहीं होते, आपको जब एक्सप्लोर करना होता है तो फिर दुनिया भर में आप चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। उर्दू से आप इंग्लिश में चले जाएं और इंग्लिश से फिर आप दुनिया भर में चले जाएं। एग्जैक्टली, और कम्युनिकेशन जो है वो तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो तो कनेक्टिविटी का एक ब्रिज है बेसिकली। फिर ये है कि कॉलम राइटिंग की तरफ चला गया मैं, अच्छा, पॉलिटिकल एनालिसिस की तरफ, फिर वहाँ से मेरा मिलान हुआ किताबें लिखने में। ठीक, फिर किताबें, जब मेरी पहली किताब आई तो मेरे लिए एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात थी, और पहली किताब पर मुझे अवार्ड मिला। ग्रेट। पहली किताब का टॉपिक क्या था आपकी? वो था अफ्रीका की और पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशंस के हवाले से कंपैरेटिव एनालिसिस था, नाइजीरियन और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का कंपैरेटिव एनालिसिस, नाइजीरिया एंड द व्हर्लपूल। तो उसके लिए तो आपने प्रॉपर रिसर्च, अफ्रीका जाके हर एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल में करना, नाइजीरिया की पॉलिटिक्स को बड़ी गहराई में देखा, ऑब्जर्व किया, और फिर लिखा, क्योंकि पाकिस्तान और नाइजीरिया के हालात मुमासिल थे। अच्छा। दोनों अक़वाम एक जैसी हैं, उनकी आबादी एक जैसी है, वसाइल एक जैसे हैं, उनकी आदतें हरकतें एक जैसी हैं, उनकी नाकामियों की वजूहात एक जैसी हैं। बिल्कुल, हाँ। तो वो मैंने लिखा कि जहां हम अपने आप को बहुत आगे बढ़ता हुआ नहीं देखते, तो देखें कि दुनिया में और कौन कौन से ममालिक हैं जो बहुत कुछ होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्यों नहीं बढ़ पा रहे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और जो माशाल्लाह आपने तो खैर बहुत सारी किताबें लिखी, तो उनके जो उन्वान थे वो किस तरह के थे? फिर मेरी इस पहली किताब जो थी नाइजीरिया इन द व्हर्लपूल, ये 2003 में आई थी। ठीक है। इसके बाद एक मेरी बुक आई 2005 में, सही, रोल ऑफ अमेरिकन मीडिया पोस्ट 9/11। ओह, तो 9/11 से आपने एफिलिएट होके, सही। तो उसमें मैंने उसका फॉरवर्ड जावेद जब्बार साहब ने लिखा हुआ है। अच्छा। और वो किताब मैंने अमेरिका के 10 हाईली इन्फ्लुएंशियल और क्रेडिबल न्यूज़पेपर्स को स्टडी करके वो लिखी किताब। और उसमें बताया कि अमेरिका का मीडिया किस तरीके से पोर्ट्रे करता है सूरत हाल को, और कैसे जस्टिफाई करता है, और एग्जैक्टली है क्या चीज है, और कैसे वो अपने मकासद हासिल करता है, कैसे गवर्नमेंट उस मीडिया की पुष्ट पे आके पूरी दुनिया पे हुकूमत करती है। तो हमें उस मीडिया से सीखने की जरूरत है। सही बात है। जब हमारा मीडिया बहुत पीछे है दुनिया के मीडिया से, तो मैं ये कहता हूँ कि वो जो मैंने किताब लिखी वो पाकिस्तान में पहली किताब है 9/11 के बाद मीडिया के रोल पे और अमेरिकन मीडिया के रोल पे, 2005 में आई। 2006 में मेरी किताब थी सितंबर 11, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड अमेरिका। ओके। और वो उस वक्त भी पाकिस्तान में पहली किताब थी, पे उसका प्रोग्राम हो चुका है मेरा उसी 2006 में ही। दुनिया की मुख्तलिफ राइटर्स जिन्होंने 9/11 के बारे में लिखा, उनकी बुक्स के हवाले से तो पाकिस्तान की तरफ से मेरी बुक सेलेक्ट हुई थी कि पाकिस्तान के तरफ से किसी भी राइटर ने 9/11 के हवाले से जो अपना मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव दिया वो मेरी किताब की सिलेक्शन थी। और उन्हीं दिनों में आपको बुलाया भी गया था। जी। आपने तो बड़े माशाल्लाह से बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स को हाईलाइट किया, और बड़ा ये एक जिम्मेदारी का काम होता है, बंदा हर चीज़ सोचता आगे पीछे कि मैं कुछ इस तरह की चीज़ें ना बोल दूं या कुछ मेरे लोग अगेंस्ट ना चले जाएं किसी ऐसी बात पे, लेकिन आपने निडर होकर सारे इश्यूज को जो हाईलाइट किया। सहाफ़ी का काम ही ऐसा है, लेकिन मोहतात होना भी बिल्कुल, साथ सारी चीज़ें। एग्जैक्टली। तो फिर मेरी एक किताब आई डिक्टेटरशिप वर्सेस डेमोक्रेसी। तो क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा ये क्लैश रहा है दोनों पॉलिटिकल सिस्टम्स में, और उसकी वजह से जो मुआशरती कमी बेशी होती है वो उसके ऊपर मैंने लिखी। ठीक। फिर मेरी एक और किताब है पिन पॉइंट 1,
अच्छा। उसका फॉरवर्ड मुशाहिद हुसैन सईद साहब ने लिखा है। ठीक है। अगली किताब पिन पॉइंट टू, वो जनरल कयूम साहब ने उसका फॉरवर्ड लिखा है। ओके। अब एक और मेरी किताब आ रही है, फतेह मोहम्मद मलिक साहब ने उसका फॉरवर्ड लिखा है। अच्छा, तो मतलब ये सिलसिला भी जारी है अभी ऑन पाइपलाइन में, ये आपकी लास्ट बुक है? नो नो, मेरी 4 किताबें इस वक्त ज़ेर तकमील हैं। अच्छा, 4। तो एक साथ कंसंट्रेट करना, एक ही कॉन्सेप्ट को उस तरह से फोकस करना। एक कॉन्सेप्ट नहीं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट। डिफरेंट मतलब एक वक्त में एक कॉन्सेप्ट तो हो सकता है, लेकिन जब आपकी एक एट अ टाइम 4 किताबें चल रही हैं विद डिफरेंट टॉपिक्स, उन्हें किस तरह से मुताला करना आसान होता है? अच्छा नहीं, चूंकि मैं उनको पैरेलल बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलता हूँ। ये मैनेज करना तो फिर हमारा राइटर का काम है ना, कि किस तरीके से बैक वक्त, क्योंकि ज़िंदगी इतनी तवील नहीं है कि आप एक काम शुरू करें और उसके ख़त्म होने के बाद दूसरा शुरू कर दें। तो हमें तमाम मामलात एक ही वक्त में निपटाने होते हैं। सही। तो और आप तो वाकई वैसे भी रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, तो उसमें तो हर वक्त रिसर्च ही चाहिए होती है, अपडेटेड रहना पड़ता होगा हर चीज़ के हवाले से। 2 किताबें मेरी चाइना पे, कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ चाइना, और एक और किताब राइज ऑफ चाइना एंड शी जिनपिंग। एक किताब मेरी, मैं अभी बरतानिया से आया हूँ, वहाँ का जो मैंने समाजी और सियासी और तालीमी निज़ाम देखा, जी। तो फिर उस पर मैंने सोचा कि मैं अब किताब करूँ। किताब तो वो है गवर्नेंस ऑफ बोरिस जॉनसन एंड सुपरमेसी ऑफ क्वीन। ओके, वो चल रही है। एक और किताब है जो ईस्ट अफ्रीका पे मेरी आ रही है। अच्छा। वो मैंने लिख लिया, कंप्लीट है वो। ओके। कीनियन पॉलिटिक्स पे और उसकी इकोनॉमी पे। अब मैं ये सोचता हूँ कि कोई, क्योंकि डिमांड है लोगों की, मैं ये सोचता हूँ, और लोग भी कहते हैं कि कोई चीज़ उर्दू में भी लिखी जाए। सही। तो वो शाना बशाना दोनों चीज़ें चली रही हैं आपकी। सही। ज़ाहिर है। और आपने ट्रैवलिंग भी बेहद की है, मुख्तलिफ ममालिक में जाके उनके कल्चर के हवाले से, उनके जो नॉर्म्स हैं उनके हवाले से आपने देखा, चीज़ों को जज किया, एंड बचपन से आपकी ऑब्जर्विंग की तो आदत है ही है। तो अगर मैं लिटरेचर के हवाले से बात करूँ, हम अदब के हवाले से बात करें, तो हमारे उर्दू अदब में और मुख्तलिफ कल्चर्स में जो उनका लिटरेचर है, उसमें क्या डिफरेंस आपको लगता है? हमारा उर्दू अदब तो अब बहुत नीचे आया है, उसका मयार गिरा है। पिछली 2-3 दहाइयों में तो ख़ास तौर पर उर्दू अदब का मयार बहुत गिर गया है। उसकी वजह लोगों के मौशी हालात भी हो सकते हैं, उनकी अपनी समाजी मसाइल और परेशानियां भी हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल दुनिया में जहाँ कहीं भी अदब परवान चढ़ा है, तो वहाँ पर मौशी हालात की अबतरी के बावजूद परवान चढ़ा है। बिल्कुल। जब आप देखते हैं 1-2 सदियाँ पहले गालिब कितने अबतर हालात में थे। सही। तो लेकिन उनका अदब अब तक कायम है और वो बहुत आला मुकाम पे है। इकबाल का, इसी तरीके से नसर में हमारे यहाँ पिछली 1 सदी में बहुत अच्छे राइटर्स मौजूद थे, लेकिन बदनसीबी से अब वो ऐसा नहीं है। लेकिन दुनिया के दूसरे ममालिक में अगर आप सफ़र करते हैं, रशिया, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि लिटरेचर में वो कितने आला मयार पे, कितने आला मुकाम पे पहुँच चुके हैं, और उनके चीज़ों को देखने का, उसको पेश करने का ज़ाविया क्या है, अंदाज क्या है। हमारा कल्चर है वो हम इतने मुख्तलिफ क्यों हैं दूसरे कल्चर्स में से? ये कभी आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया? तमाम ममालिक का कल्चर मुख्तलिफ होता है रीजनली। रीजनली। लेकिन हम इतने मुमताज़ क्यों हैं? हमारा कल्चर बहुत खूबसूरत कल्चर है हमारा, जी, इसमें कोई शक नहीं, और हमें इस कल्चर की हिफाजत करनी चाहिए। बेशक। कल्चर हमेशा दूसरे कल्चर से मुतासर हो जाता है, और उससे बाज़ औक़ात अगर एहतियात ना की जाए, हुकूमती सतह पर ना की जाए, तो वो दब जाता है। राइट। जैसे पाकिस्तान और चाइना के कल्चर की अगर बात करें, तो चाइना अपने कल्चर पे बहुत तवज्जो दे रहा है। राइट। चाइना अपने मुख्तलिफ आर्टिस्ट और ताइफों को दूसरे मुल्कों में भेज रहा है, और वो वहाँ पे जाके परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे जाके डिलीवर करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने कल्चर को, और वो पूरी टूरिज्म एक किस्म की पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवा देते। हमें उन्हीं पॉइंट्स और उन्हीं लाइनों पे अपने कल्चर को प्रमोट करने की ज़रूरत है और महफूज करने की ज़रूरत है। जो अहबाब हमारे कल्चर से वाबस्ता हैं, उसको हुकूमती सतह पर सरपरस्ती की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है, ताकि वो कल्चर जिंदा रहे। डेफिनेटली। वो अपनी मौत आप ना मर जाए। फिर हमारी कुछ कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं, बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल। उसमें मेहमान नवाजी बिल्कुल। दुख सुख में शरीक होना है,
फिर एक दूसरे के बारे में फिक्रमंदी का है, खानदानी निज़ाम है, तो ये बड़ी खूबसूरतियां हैं हमारे निज़ाम सही की। बात है। लेकिन ये चीज़ें मगरब से अब हमारी मुतासर भी होती जा रही हैं। इसको हमें, क्योंकि हम असल में दूसरे के कल्चर को अपनाने में लग गए हैं, और वही वाली बात है, हम दूसरों को इतना ज़्यादा कॉपी भी नहीं प्रॉपर कर पा रहे और अपनी तहजीब को भी भूलते चले जा रहे हैं। हाँ, और तो अपनी चीज पे फोकस करेंगे तो मेरे ख्याल से वो ये बेहतर और अच्छा हो सकता है। हमारी शनाख्त है, हमारा कल्चर। ये बात तो है। अच्छा, बुक्स के हवाले से भी जब हमने बात करी, आपने बताया कि पहली बुक पर ही आपको अवार्ड मिला, उसके अलावा भी जो सिलसिला कायम दायम रहा अवार्ड्स का, और कौन कौन से मुख्तलिफ अवार्ड से जो आपने हासिल किए? अभी मुझे लंदन में इस साल अवार्ड मिला था। माशाल्लाह। लंदन में मैं अवार्ड लेने ही गया था, एक्सीलेंस अवार्ड था वो भी। फिर एक मुझे 2005 में जीसी की तरफ से भी अवार्ड मिला था। अलहमरा में मुझे एक एक्सीलेंस अवार्ड, बोलान एक्सीलेंस अवार्ड मिला। तो अवार्ड्स तो मुझे शुक्र है कि मेरी एक्नॉलेजमेंट होती रहती है। सही, वो सिलसिला रुक नहीं रहा, क्योंकि ज़ाहिर है आपके काम का सिलसिला चले जा रहा है। और जहाँ आपकी एजुकेशन के हवाले से बात की जाए, माशाल्लाह से कैम्ब्रिज से आपने डॉक्टरेट की है और लेक्चरार भी आप हैं, तो एज अ प्रोफेसर या एज अ लेक्चरार या किसी को टीच करना, आप क्या समझते हैं वो एक्सपीरियंस कैसा है? और ख़ास तौर पे आप जब इंग्लिश लैंग्वेज में आगे प्रोसीड करें या अपने स्टूडेंट्स को देखें कि वो इस चीज़ को ग्रैप अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि नहीं? असल में जब आप दिल से बात करते हैं तो वो उतर ही जाती है, और चाहे वो किसी भी ज़ुबान में क्यों ना हो। मुझे दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जब लेक्चर्स के लिए या किसी डिस्कशन के लिए बुलाया जाता है तो मैं जाता हूँ वहाँ पे। वहाँ पर जब आप जिस मौजू पर भी अपने दिल से और लॉजिकल रैशनल बात करेंगे तो वो किसी भी माशरे का स्टूडेंट हो वो उसको लेगा, और वो उसको असर लिए बगैर नहीं रहता। ख़ास तौर पर तमाम दुनिया में ये एक ट्रेंड है कि जब दूसरे ममालिक से आपके पास लेक्चर्स देने के लिए लोग आते हैं तो लोग उसको ज़्यादा तवज्जो से सुनते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और वो एक जज्बा होता है ना नई सी चीज़ कुछ सीखने का, तो इसी तरीके से मेरे ख्याल से इंग्लिश के लिए भी यही है कि हमारे लिए तो एक नई चीज़ है। उर्दू ज़बान तो हर घर में बोली जाती है और तरबियत के उसमें भी बड़ा परवान चढ़ती है, लेकिन वही वाली बात है कि आपने जब कहते हैं ना बच्चे को 5 साल की उम्र तक आप जितनी भी लैंग्वेजेस बोलना सिखा सकते हो सिखा दो, और सीखने का अमल तो सारी जिंदगी रहता है और वो रुकना नहीं चाहिए। खासतौर पे जुबानों पे जितनी ज़्यादा दस्तरस हो उतना ज़्यादा आपका दायरा कार बढ़ जाता है। बिल्कुल, जैसे वही वाली एक बात है कि म्यूजिक या कोई सा भी गाना किसी भी लैंग्वेज में हो, जब वो धुन आपको अट्रैक्ट करती है तो किसी भी लैंग्वेज का फर्क, धुन अट्रैक्ट कर जाती है तो वो लैंग्वेज कोई सी भी हो, आप उस म्यूजिक को एंजॉय कर रहे होते। तो दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, और बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर आपकी माशाल्लाह से बुक्स के हवाले से, और जिस तरह से आप इंग्लिश को लेकर काम कर रहे हैं, चाहे वो ट्रांसलेशन के हवाले से हो, चाहे वो आपकी बुक्स के हवाले से हो, या फिर उर्दू अदब के हवाले से हो, आपने वाकई बहुत किया है। और मैं चाहती हूँ कि हम वो खुशनसीब लोग हैं जो आपसे सीखें और हमें फ़ायदा उसी तरीके से होगा। अक्लमंद कहते हैं ना वही होता है कि जो सही मौके का फ़ायदा उठा ले और सही शख्स से फ़ायदा उठा ले, तो आपसे फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया वंस अगेन।